मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राजनीतिक दलों पर चर्चा करें। राजनीतिक दल, इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है दल। दल किसे कहते हैं? दल उसे कहते हैं जिसके सदस्यों में विचारों में एकता पाई जाती है। जैसे किसी एक विषय पर यदि कुछ लोगों के विचारों में समानता है तो वो सब मिलकर के एक दल का निर्माण करते हैं। यदि उनका उद्देश्य राजनीतिक हो जाता है तो उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल इसे ही कहते हैं। तो आज दुनिया के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। इन अप्रत्यक्ष प्रजातंत्रीय सरकारों का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि ये अनेक प्रकार के कार्य करते हैं और इस प्रकार के कार्यों को करते हुए सरकार के संचालन में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अपितु वे देश की सुरक्षा करते हैं, देश को चलाते हैं। तो राजनीतिक दलों का होना किसी भी प्रजातांत्रिक देश के लिए आज की तारीख में आवश्यक हो गया है, क्योंकि जनता अपने विचारों को किसके माध्यम से व्यक्त करेगी? जनमत का निर्माण कैसे होगा? जनता क्या चाहती है? सरकार तक कैसे बात पहुंचेगी? सरकार क्या करना चाहती है? सरकार क्या करने की योजना बना रही है? इसकी जानकारी जनता को कैसे होगी? तो इन सभी प्रकार के कार्यों के लिए, शासन का संचालन करने के लिए, शासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, सरकार पर अनेक प्रकार की बातों पहुंचाने के लिए, इन सभी कार्यों के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। इसको परिभाषित करते हुए बर्क कहता है, एडमंड बर्क, एक ऐसा समूह जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एक ऐसा समूह कुछ लोगों का समूह हो सकता है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर इनके बीच सिद्धांतों में एक रूपता होती है, एकता होती है। और जब सिद्धांतों में या कुछ बातों पर एकता हो जाती है तो वो मिल करके अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम मित्रों की एक मंडली होती है। मित्र किस प्रकार से संयुक्त होते हैं, एक साथ किस प्रकार से मित्रता का दायरा बढ़ता है? जब उनके विचारों में एकता हो। तो जहां कहीं भी समूह या दल बनेगा, उनके सदस्यों के बीच विचारों में, कार्यों में एक रूपता पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी समूह के कार्य पसंद नहीं आए, उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया तो उस ग्रुप को छोड़ देता है। तो समूह उसे कहते हैं जिनके विचारों में एकता पाई जाती है। तो निश्चित सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त प्रयासों से मिलजुल करके प्रयास करते हैं और प्रयास करते हुए राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। तो राजनीतिक दल जो होते हैं, इनका उद्देश्य राजनीतिक होता है। ये संयुक्त प्रयास करते हुए राष्ट्रहित को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जब तक राजनीतिक दलों में राष्ट्रहित का भाव नहीं होगा, तब तक वह राजनीतिक दल अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद वेबर कहता है, मैक्स वेबर जो नौकरशाही का बहुत बड़ा विचारक है, दार्शनिक माना जाता है, वो मैक्स वेबर कहता है, एक ऐसा संगठन जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है। देखिए, संगठन का मतलब क्या होता है? संगठन का मतलब होता है जिस समूह में एक अध्यक्ष होता है, कुछ उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, सह सचिव होते हैं, कार्यकारिणी परिषद होती है और उसके बाद सदस्य होते हैं, तो इसको संगठन कहते हैं। तो राजनीतिक दल का मतलब एक संगठन है। संगठन में देखिए, आपने देखा होगा, किसी भी राजनीतिक दल को ले लीजिए, उसमें एक अध्यक्ष होता है, कुछ उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव, महासचिव होते हैं, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होते हैं, फिर अनेक लाखों करोड़ों की संख्या में सदस्य पाए जाते हैं, तो उसे ही संगठन कहते हैं। तो एक ऐसा संगठन जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेता है। एक बात ध्यान रखें, राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है। इन्हें हमेशा कुर्सी दिखती है, कुर्सी के अलावा कुछ भी इनको नहीं दिखता।
जिस प्रकार से अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, इसी प्रकार से राजनीतिक दलों को केवल एक कुर्सी ही दिखती है। मीलों ऊंचाई पर उड़ने वाले गिद्ध की दृष्टि जमीन पर पड़े हुए मांस के एक टुकड़े पर रहती है। इसी प्रकार से राजनीतिक दलों को केवल कुर्सी दिखती है, सत्ता दिखता है और कोई दूसरी चीज इनको नहीं दिखती। और सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि कुर्सी इनका एकमात्र लक्ष्य होता है। तो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और इसके लिए प्रचार और आंदोलन का सहारा लेता है। प्रचार करना, अपने सिद्धांतों का प्रचार करना किसके भी जनता के मध्य जाकर के, और इसके लिए आंदोलन का सहारा लेना। आंदोलन करने से क्या होता है कि जनता का समर्थन मिलता है कि जनहित से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहा है ये राजनीतिक दल, तो जनता उसका समर्थन करती है अथवा कुछ लोग उसका विरोध करते हैं, तो इसे राजनीतिक दल कहते हैं। तत्व, राजनीतिक दलों के कौन कौन से तत्व होते हैं? पहला है उद्देश्य, सत्ता प्राप्त करना। अभी जैसे मैंने बताया कि राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है, और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल किसी भी हद तक जा सकते हैं, कितने भी नीचे तक गिर सकते हैं, कुछ भी इनके लिए अकरणीय नहीं होता। सत्ता प्राप्त करना है, चुनाव जीतना है, वोट ज्यादा प्राप्त करना है, सत्ता अपने हाथ में हासिल करना है। दूसरा है आधारभूत सिद्धांतों में एकता। स्वाभाविक है, जहां कहीं भी दल होंगे इनके सदस्यों के बीच आधारभूत सिद्धांतों में एकता पाई जाती है। आप उदाहरण अमेरिका का ले सकते हैं। अमेरिका में दो राजनीतिक दल हैं, एक रिपब्लिकन, दूसरा डेमोक्रेटिक। 1787 में जब संविधान लागू हुआ अमेरिका में, तो उसमें वहां पर राजनीतिक दल लगभग नहीं थे, और खुद जॉर्ज वाशिंगटन चाहते थे कि हमारे देश में कोई राजनीतिक दल न बने, न रहे, लेकिन उनके रहते रहते दो राजनीतिक दल तैयार हो गए। एक राजनीतिक दल वह था जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता था, और दूसरा राजनीतिक दल वह था जो राज्यों को अधिक शक्तियां देना चाहता था। इस आधार पर अमेरिका में दो राजनीतिक दल बने। अभी भी वो दोनों राजनीतिक दल कार्यरत हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके सिद्धांतों में एकता होती है कि एक राजनीतिक दल जो केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाना चाहता है, दूसरा राजनीतिक दल जो राज्यों को अधिक शक्तियां देना चाहता है। सिद्धांतों में एकता, इस आधार पर वहां पर दो राजनीतिक दल बन गए हैं। तीसरा है संगठन। प्रत्येक राजनीतिक दल में संगठन होता है। संगठन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, उपसचिव, कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, फिर सदस्य, इतने लंबे चौड़े पूरा संगठन होता है। और संगठन के माध्यम से यह राजनीतिक दल अपनी नीतियां बनाता है, योजनाएं बनाता है, कार्यक्रम तैयार करता है, आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, जुलूस निकालता है। तमाम चीजें ये संगठन के माध्यम से संपन्न होती है। फिर है वैधानिक उपाय। यह सभी प्रकार के वैधानिक उपायों का सहारा लेते हुए अपने निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई भी राजनीतिक दल अवैधानिक उपायों का सहारा नहीं ले सकता, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल अपना एक संविधान बनाता है, नियमावली बनाता है। उस संविधान में वह अपने लक्ष्य तय करता है, अपना सिद्धांत बताता है, और उन्हीं नियमों के आधार पर फिर आगे चलकर वो अपनी योजनाएं बनाता है। तो यह वैधानिक उपायों का सहारा ले सकता है। प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आंदोलन, तमाम प्रकार की सब चीजें जो वैधानिक दृष्टि से उचित हो, जो वैधानिक दृष्टि से गलत ना हो, ऐसे सभी प्रकार के उपायों का लेकर के वह अपना कार्यक्रम तय करता है और उसे क्रियान्वित करता है। और पांचवा है राष्ट्रीय हितों की वृद्धि। राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं। दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है, प्रजातांत्रिक देश, जहां राजनीतिक दल न हो। राजनीतिक दल दुनिया के सभी देशों में है, जो शासन करता है और दूसरा जो शासन के बाहर रह करके शासन के कार्यों की आलोचना करता है, शासन का विरोध करता है। शासन का विरोध नहीं, शासन की आलोचना करता है। आलोचना और विरोध में अंतर है। राजनीतिक दलों को विरोध नहीं करना चाहिए, उन्हें आलोचना करनी चाहिए। यदि जनता ने जिसे 5 वर्ष के लिए जनादेश दिया है, उसको 5 वर्ष तक या अपना कार्यकाल पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। तो दूसरा दल जो सत्ता के बाहर, वो क्या करेगा? वह सरकार की गलतियों को ढूंढेगा,
सरकार के कार्यों की आलोचना करेगा। सरकार जो भूलें करती है उन भूलों की ओर सरकार का जनता का ध्यान आकर्षित करेगा। यदि फिर भी सरकार के कामों पर जुनून नहीं रहेगी तो वह आंदोलन करेगा, अपनी उपस्थिति जनता के बीच दिखाएगा। तो इस प्रकार से वह राष्ट्रीय हित की वृद्धि करते हैं। ये राजनीतिक दलों के तत्व हुए। फिर है कार्य। कौन कौन से कार्य? अब इनका सिद्धांत होता है, इनकी नियमावली होती है, इनका संविधान होता है। अब इस आधार पर वो कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं? पहला है जन नेतृत्व, जनता का नेतृत्व करना, क्योंकि जनता को अपने एक नेता की आवश्यकता पड़ती है और राजनीतिक दल जनता की इस आकांक्षा को पूरा करने में आगे आते हैं। जनता अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त करेगी? राजनीतिक दलों के माध्यम से। तो यह जनता का नेतृत्व करता है। दूसरा है निर्वाचन में भाग लेना, प्रचार करना। राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है प्रत्येक प्रकार के चुनाव में भाग लेना। भारत में लोकसभा, विधानसभा और फिर विधान परिषद भी है, फिर ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, ये तमाम प्रकार के जो भी चुनाव होते हैं, इन सभी चुनाव में राजनीतिक दल भाग लेते हैं और संविधान भी राजनीतिक दलों को भाग लेने की अनुमति देता है। तो ये राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव में भाग लेते हुए वे अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, जनता को वादे करते हैं कि यदि हमको सत्ता मिल गई तो हम आपके लिए ये काम करेंगे। भारत में आजकल तो फ्री बीज का विवाद चल गया है कि सरकारें पहले घोषणा करती हैं कि आप हमको वोट दीजिए, यदि हमारी सरकार बन गई तो हम आपको इतना हजार देंगे, इतना पैसा देंगे, वो तमाम प्रकार की सुविधाएं देंगे, गैस सिलेंडर 200 का देंगे, 400 का देंगे। इस प्रकार से जनता को प्रलोभित किया जाता है ताकि जनता उनको वोट दे करके जिता सके। दलगत कार्य, अपने दल के कार्यों को करते हैं, दल के सिद्धांतों का प्रचार करना, जनता तक राजनीतिक दलों की नीतियों को पहुंचाना, उनके कार्यक्रमों को पहुंचाना, जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना, जनता को एकत्रित करना, समय समय पर सभाओं का आयोजन करना, ये तमाम चीजें राजनीतिक दलों के द्वारा की जाती हैं ताकि जनता का ज्यादा से ज्यादा उनको समर्थन प्राप्त हो सके। राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए राजनीतिक दलों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? जनता को राजनीतिक शिक्षा देते हैं। वो जनता को जाकर बताते हैं कि सरकार का काम ये है, सरकार ऐसा कर रही है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, आइए हम सब मिलकर के सरकार के इस कार्य का विरोध करें, उसका समर्थन करें। इस प्रकार से वो जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। और सामाजिक कार्य का मतलब होता है समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां होती हैं, अनेक प्रकार की बुरी प्रथाएं चलते रहती हैं, अनेक प्रकार के अंधविश्वास चलते रहते हैं। इस प्रकार की बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को, धार्मिक बुराइयों को, अंधविश्वासों को दूर करके जनता को जागृत करना, ये इनका कार्य है। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1947 के पहले और उसके बाद भी अनेक प्रकार के सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। न केवल कांग्रेस अपितु अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसके बारे में महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे समाज में जो भी हमारे देश में बुराइयां थी, जो कुप्रथाएं थी, इनको दूर करने में हमको सहायता मिली। और जनमत तैयार करना, यदि शासन कोई काम अच्छा कर रहा है अथवा शासन कोई काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसके लिए जनता को जागरूक करना, जनता को तैयार करना, जनमत तैयार करना, जनमत का निर्माण करना, ये राजनीतिक दलों का कार्य होता है। इसके बाद महत्व, कार्य और महत्व लगभग समान है, इसको एक फिर भी देख लेना चाहिए। राजनीतिक दलों का महत्व क्या है? ये प्रजातंत्र की आधारशिला है। जब तक राजनीतिक दल नहीं होंगे, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रतिनिधि प्रजातंत्र का संचालन नहीं हो सकता, क्योंकि संसद में फिर सब अगड़म बगड़म हो जाएगा। विधानसभाओं का चुनाव किस आधार पर होगा? विधानसभा में सदस्य किस प्रकार से अपने सरकार का निर्माण करेंगे या सरकार का विरोध कौन करेगा? ये सब राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। इसलिए राजनीतिक दलों को प्रजातंत्र की आधारशिला माना जाता है। बिना राजनीतिक दलों के सरकार का निर्माण करना संभव नहीं है। जैसे आप देख लीजिएगा, इंग्लैंड में
संसदीय प्रजातंत्र का विकास हुआ, तो प्रारंभिक समय में जब वहां पर मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और जब सर रॉबर्ट वालपाल के नेतृत्व में जब वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उन्होंने शुरू में क्या किया कि अपने मंत्रिमंडल में विभिन्न वर्ग के लोगों को लेते गए। आने वाले समय में उनको यह महसूस होने लगा कि यदि हम संसद में जाकर के अपनी बात रखते हैं, संसद से स्वीकृति लेने का काम करते हैं और उसके बाद हम कई काम कर रहे हैं, यदि हम मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं तो वहां पर यदि अलग अलग विचारों को लोग वहां पर उपस्थित होंगे, मंत्रियों के बीच विचारों में एकता नहीं होगी तो मंत्रिमंडल निर्णय कैसे लेगा? यदि मंत्रियों में एकता नहीं होगी तो मंत्रिमंडल संसद को फेस कैसे करेगा? संसद में क्या जवाब देगा? यदि संसद में कोई बात कोई मंत्री कहे, दूसरा मंत्री उसका खंडन करना शुरू करते हुए देश कैसे चलेगा? शासन कैसे चलेगा? तो इस प्रकार से अनेक प्रकार की परेशानियां होने के कारण फिर यह समझा गया कि कैबिनेट में एक ही दल के सदस्य होने चाहिए। और फिर आगे चल करके यह बात, और जब विस्तार से इसका पालन होने लगा, तब यह भी बात तय हो गई कि संसद में उसी दल को सरकार बनाने का मौका मिलेगा जिसके हाथ में संसद अर्थात प्रथम सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। तो बहुमत का निर्धारण कैसे होगा? राजनीतिक दलों के आधार पर होगा। फिर शिक्षा का साधन, ये विशेष करके उन देशों में जहां पर की पराधीनता की स्थिति है, तो ऐसे पराधीन देशों में राजनीतिक दल शिक्षा के साधन के रूप में काम करते हैं और जनता को शिक्षा देते हैं, जनता को बताते हैं, जागरूक करते हैं, उनके अधिकारों के प्रति, उनके दायित्वों के प्रति करते हैं। राजनीतिक शिक्षा देने के बहुत बड़े माध्यम माने जाते हैं। फिर है जनमत निर्माण। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है कि जनमत, जनता की राय तैयार करने में, कोई भी काम हो, सरकार अनेक प्रकार के कार्य करती है, उसके बारे में जनता का मत, जनमत तैयार करना, जनता का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए या कैसा होना चाहिए ताकि सरकार को समर्थन मिले। यदि सरकार को विकास कार्य करना चाहती है और जनमत इसका विरोध करता है तो जनता को समझाने बुझाने का काम, उसको उस कार्य के लिए सहमत होने का काम, ये सब राजनीतिक दलों के द्वारा संपन्न किया जाता है। फिर है विरोधी दल के रूप में भूमिका। विरोधी दल के रूप में भूमिका, ये विरोधी दल नाम तो है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ आज के जमाने में यह हो गया है कि सरकार के हर कार्य का विरोध करना। ऐसा नहीं है। यदि विरोधी दल है तो विरोधी दल का काम सरकार का विरोध करना नहीं है, सरकार की आलोचना करनी है। आलोचना और विरोध में अंतर होता है, लेकिन हमारे देश में विरोधी दल हमेशा विरोध करता है। शासन को भी काम करे, अच्छा से अच्छा काम करे या अच्छा काम न भी करे, तो प्रत्येक कदम पर विरोधी दल सरकार के कार्यों का विरोध करता है। भारत में आपको 50 ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे। तो विरोध नहीं होना चाहिए। आखिर एक सीधी सी बात है, यदि किसी राजनीतिक दल को जनादेश मिला है 5 साल तक काम करने का, तो उसको 5 साल तक काम करने देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक छोटी सी घटना घट गई, आपने प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से त्याग पत्र मांगना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में अनेक प्रकार की घटनाएं घटते रहती हैं। आप उन त्रुटियों को ढूंढिए, उन कमियों को ढूंढिए जो सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार को करना चाहिए, लेकिन यदि काम नहीं कर रही है सरकार, आप ऐसी गलतियों को सरकार का ध्यान आकर्षित करिए। सरकार की नीतियों का विरोध, सरकार के कार्य का विरोध मत करिए। यदि अच्छा काम है तब विरोध करिए, यदि गलत काम सरकार कर रही है तब आप उसका विरोध करिए। लेकिन अच्छा काम यदि सरकार कर रही है तो उसमें मीन मेख निकाल करके भी इसका विरोध करना पूरी तरह से गलत है। एक कड़ी के रूप में जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल बीच में है, एक तरफ उसके सरकार है, दूसरी तरफ जनता है। तो जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी देना। तो राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। फिर वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल जनमत को जागरूक करके
वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा करने का काम करते हैं। अभी देखिए, थोड़े समय पहले इजराइल की एक घटना लीजिए। इजराइल और हमास के बीच लड़ाई चल रही है, अभी भी युद्ध चल रहा है। इजरायली जनता, यहूदी जनता सरकार का समर्थन तो कर रही है युद्ध में, लेकिन वह प्रधानमंत्री के उस कार्य का विरोध कर रही है जिसमें सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों में कटौती करने की घोषणा की है। तो देखिए, एक तरफ दो अलग अलग बातें हो गई। जनता सरकार के युद्ध संबंधी कार्यों में समर्थन कर रही है, लेकिन सरकार के उस नीति का विरोध कर रही है जिसके अंतर्गत सरकार ने न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार को कम करने का दुस्साहस किया है। और इस प्रकार से वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इसने काम करना ये काम करते रहता है। सरकार का आधार है, राजनीतिक दल सरकार के आधार हैं। राजनीतिक दलों के आधार पर सरकारों का निर्माण होता है। जब तक सरकार के पास वह बहुमत का समर्थन है तब तक सरकार काम करती है। जैसे बहुमत का समर्थन समाप्त हो जाता है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो विशेष करके व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में राजनीतिक दल पूरी तरह से हावी रहते हैं। बिना राजनीतिक दलों के न तो व्यवस्थापिका का संचालन हो सकता है और न सरकार को चलाया जा सकता है। अब दल पद्धति, इसके बारे में पूरी दुनिया में 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। एक दलीय पद्धति, दूसरा द्विदलीय पद्धति, तीसरा बहुदलीय पद्धति। इसको देख लें। यह एक दलीय पद्धति किसे कहते हैं? जिस देश में केवल एक दल हो, अन्य दल बनाने की मनाही हो, निषेध हो, उसे एक दलीय पद्धति कहते हैं। विशेष करके तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में अथवा साम्यवादी देशों में अन्य दल बनाने की मनाही होती है। अन्य दल आप बना नहीं सकते। यदि बनाते हैं तो वह उसी साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करेगा, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। जैसे दुनिया में जितने भी साम्यवादी दल है, अभी आपके सामने चीन है, चीन में साम्यवादी दल के अलावा अन्य कोई दल नहीं बनाया जा सकता, और जो भी दल बनेंगे अलग से वो सब साम्यवादी दल के अधीन रहकर काम करेंगे। जैसे हिटलर के समय में नाजी दल, मुसोलिनी के समय में इटली में फांसीवादी दल, ये सब तानाशाही व्यवस्था वाले देशों में ऐसा होता है जहां पर अन्य दल बनाने की पूरी तरह से मनाही होती है। उसे एक दलीय पद्धति कहते हैं। तो तानाशाही निरंकुश व्यवस्था वाले देशों में ही एक दलीय पद्धति काम करती है और वहां पर साम्यवादी और वहां पर उसी दल का ही वर्चस्व होता है सभी जगह। चीन में देख लीजिए या पहले के जो साम्यवादी देश थे उन देशों को देख लीजिए कि किसी व्यक्ति की योग्यता का मूल आधार उसकी शैक्षणिक योग्यता या अन्य योग्यता नहीं हुआ करती थी। उसकी योग्यता का एकमात्र आधार होता था कि वह दल के प्रति, साम्यवादी व्यवस्था के प्रति कितना अधिक समर्पित है। यदि वह दल और साम्यवादी व्यवस्था के प्रति समर्पित होता था तो उसको वो योग्य न हो फिर भी उसे बड़ा से बड़ा पद मिल जाता था। दूसरा है द्विदलीय पद्धति। द्विदलीय पद्धति को प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए आदर्श व्यवस्था माना जाता है। श्रेष्ठ व्यवस्था द्विदलीय पद्धति है। और द्विदलीय पद्धति में भी ऐसा नहीं कि दोनों के बीच 60 और 40 या 30 और 70 का अंतर हो, ऐसा नहीं। 21-22, 20-22, 25, समझ लो 55-45, उससे ज्यादा दोनों के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। 50-51 के बीच, 50-51 के बीच अनुपात होना चाहिए कि एक बार इस दल को बहुमत मिला, दूसरे दल को बहुमत मिल गया। इस द्विदलीय पद्धति को प्रजातंत्र के लिए आदर्श पद्धति माना जाता है। इसके लिए दुनिया में 2 देश हैं जहां पर की द्विदलीय पद्धति है। एक है अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, और वहां पर बिल्कुल बढ़िया एक व्यवस्था हो गई है कि एक तरफ डेमोक्रेटिक होते हैं, दूसरी तरफ रिपब्लिक होते हैं। दोनों के बीच 19-20 का संबंध होता है। दोनों ही 55-45 या 52-48 इतना इनका रेशियो होता है। इतना प्रतिशत इनको सीटें प्राय मिलती है। बहुत ज्यादा अंतर 70-30 का अंतर नहीं होता। यहाँ पर 45-47 और दूसरे को फिर 53-54 इस प्रकार से वोट मिलते हैं। और तो अमेरिका की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसी प्रकार से इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में एक तरफ अनुदारवादी दल है, दूसरी तरफ मजदूर दल है। दोनों के भी इसी प्रकार का संबंध है।
तो विशेष करके संसदीय व्यवस्था वाले देशों में द्विदलीय पद्धति को श्रेष्ठ पद्धति, श्रेष्ठ व्यवस्था माना जाता है। किसी भी प्रजातंत्र, किसी भी संसदीय व्यवस्था वाले देशों में यदि द्विदलीय पद्धति है तो वह व्यवस्था बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्था चलेगी। दुनिया के अन्य देशों में, दुनिया के जो अधिकांश देश हैं, इन देशों में बहुदलीय पद्धति है। तीसरा है बहुदलीय पद्धति, जहां पर भारत जैसे संदर्भ में, भारत में कम से कम 3,500 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं चुनाव आयोग के अधीन। 3,500 राजनीतिक दल। भारत में राजनीतिक दल इतने ज्यादा हैं कि जिसमें कई ऐसे हजारों दल आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सदस्यों का, अध्यक्षों का कोई अता पता नहीं है, बस रजिस्टर्ड हो गए हैं चुनाव आयोग में और काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुदलीय पद्धति हमारे भारत में तो गली कूचों में आपको राजनीतिक दल मिल जाएंगे। यदि मान लीजिए 3-4 दल मिलकर के एक बड़ा संगठन बना रहे हैं, बड़ा राजनीतिक दल, संयुक्त राजनीतिक दल बना रहे हैं, एक गठबंधन स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों बाद उनमें इतना ज्यादा फूट पड़ती है कि 4 का 40 भागों को विभाजित हो जाता है। जनता दल को देख लीजिए, समाजवादी दल, ऐसे आपको दसों दल मिलेंगे जहां पर कि विभाजन होता है, विभाजन हुआ है और वो राजनीतिक दल बन जाते हैं। विभाजन क्यों होता है आखिर दल में? कि सदस्यों को पर्याप्त वेटेज नहीं दिया जाता, महत्व नहीं दिया जाता, उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। यदि मान लीजिए किसी एक नेता की उपेक्षा हो गई भारत में, तो अपना राजनीतिक दल को छोड़ देता, अपना एक दूसरा राजनीतिक दल बना लेता है। तो बहुदलीय पद्धति मेरे व्यक्तिगत विचार से प्रजातंत्र के परिपक्व होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। प्रजातंत्र की परिपक्वता तब होती है जब वहां पर द्विदलीय पद्धति हो। भारत में बहुदलीय पद्धति है। यदि बहुदलीय पद्धति होता है, मतलब यह है कि उन राजनीतिक दलों के बीच कोई सिद्धांत नहीं होगा, उनका निर्माण केवल पद प्राप्त करने के लिए होता है। तो ऐसे राजनीतिक दल जो पद प्राप्त करने के लिए, कुर्सी हथियाने के लिए ही बना हुआ हो, वह कहां तक सर्वाइव करेगा? तो बहुदलीय पद्धति ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। भारत में देख लीजिए धीरे धीरे करके दलों का ध्रुवीकरण हो रहा है। अनेक दल मिलकर के गठबंधन का निर्माण कर रहे हैं। एक तरफ भारत में एनडीए है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। तो इस प्रकार से जहां द्विदलीय पद्धति हो, अपना जहां कहीं भी द्विदलीय पद्धति होती है, एक बहुत अच्छी स्थिति की स्थापना होती है। तो ये एक दलीय, बहुदलीय, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय पद्धति है। दुनिया के कई देशों में, जैसे फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, यहां पर बहुदलीय पद्धतियां हैं। ऐसे आपको और भी 50 देश मिलेंगे जहां पर के अनेक प्रकार के दल हैं। लेकिन जिस प्रकार की स्थिति भारत में है कि हर गली कूचे में आपको दल मिल जाएंगे, वैसी स्थिति दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं पाई जाती। अब देखें राजनीतिक दलों के गुण के बारे में। पहला है सरकार का निर्माण करना। यह बहुत अच्छी बात है, बिना राजनीतिक दलों के सरकार का निर्माण संभव नहीं है। दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए आवश्यक अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र का निर्माण, उसका संचालन, ये सब काम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। तो बिना राजनीतिक दल के अप्रतिनिधि प्रजातंत्र का संचालन और निर्माण संभव नहीं है। तीसरा है जनमत का निर्माण करते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी है। चौथा है जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, जनता में राजनीतिक जागरूकता लाते हैं, जनता को कहते हैं, जनता को के बीच ये प्रताड़ित करते हैं कि आप वोट देने जाइए, इस प्रकार से आप वोट दीजिए, वोट देकर के हमको जिताइए। तो इस प्रकार से उनको प्रशिक्षण देते हैं। फिर अच्छे कानून का निर्माण करना। यदि सरकार के द्वारा गलत काम हो रहा है, गलत नियमों का, गलत कानूनों का निर्माण हो रहा है तो उसका विरोध करना, अच्छे निर्माण करने के लिए सरकार को बाध्य करना, ताकि जनता के हित में सरकारें काम कर सकें और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया जा सके। फिर सरकार का संचालन करना, नियंत्रण करना। संचालन कैसे? यदि बहुमत मिल गया सरकार का संचालन करते हैं, बहुमत नहीं मिला
तो वो सरकार पर नियंत्रण करते हैं। किस प्रकार से? आलोचना करके, सरकार के कार्य का विरोध करके, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, आंदोलन, इस तमाम प्रकार के कार्यों को करके सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं, सरकार के गलत कामों का विरोध करते हैं। और है राजनीतिक सामाजिक सुधार। जितने भी राजनीतिक सुधार की बात है, सामाजिक सुधार की बात है, देश समाज में अनेक प्रकार के धार्मिक सुधारों की बात है, ये सब राजनीतिक दलों के द्वारा भी संपन्न होता है। अब देखें दोष की ओर। गुण की अपेक्षा इनमें दोष अधिक हैं। एक लाइन में यदि आपसे कहूं, भारत में भ्रष्टाचार के लिए यदि कोई उत्तरदायी है तो वह राजनीतिक दल ही हैं। भारत में राजनीतिक दलों का आप अलग कर दीजिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। भ्रष्टाचार लगभग 50-60% कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक दलों को निकालना, समाप्त करना संभव नहीं है। तो राजनीतिक दलों में दोष अधिक होते हैं, गुण कम होते हैं। कौन कौन से दोष? नंबर 1, दलबंदी। दलबंदी का मतलब अपने दल के लोग जो हैं, केवल हम उन्हीं का समर्थन करेंगे। वो अच्छा करे तो भी समर्थन करेंगे, गलत करे तो भी समर्थन करेंगे। ये दलबंदी है। और दूसरा दल चाहे अच्छा से अच्छा काम करेगा, हम उसकी प्रशंसा, तारीफ नहीं करेंगे। ये दलबंदी है। अपना दल ही सर्वोच्च, अपना दल हर जगह पर सही है, और दूसरा दल चाहे जितना भी बढ़िया से बढ़िया हो, गलत है, उसका हम विरोध करेंगे। ये दलबंदी है। तो राजनीतिक दलों के बीच दलबंदी बहुत ज्यादा पाई जाती है। दूसरा है नैतिक पतन। राजनीतिक दल पद प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनके लिए कोई भी चीज गलत या सही नहीं होता। इनके लिए एकमात्र सही होता है तो कुर्सी होता है, और कुर्सी के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी हद तक ये जाने को तैयार होते हैं। आप जो कहेंगे सब वो हां बोल देंगे। कुर्सी चाहिए, केवल वोट चाहिए, कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। तीसरा है सत्ता लोलुपता। भारत में कुछ राजनीतिक दलों के बारे में यह कहावत प्रचलित है कि अमुक दल सत्ता के बाहर रहकर नहीं रह सकते। उनमें छटपटाहट होती है सत्ता के प्रति, उनकी कुंठा सामने आ जाती है, ऐसे ऐसी बातें करते हैं आप सुन नहीं सकते। तो सत्ता लोलुपता, राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा सत्ता लोलुपता होती है, और यही सत्ता लोलुपता उनको सभी प्रकार के निम्न काम करने के लिए, अकरणीय काम करने के लिए प्रेरित करती है। अवसरवादिता, अवसर मत चूको चौहान। कभी भी उनको मौका मिला, बस थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए, फिर शुरू हो जाते हैं। उद्देश्य क्या है? तुमको सत्ता से हटाना और सत्ता अपने हाथ में लेना, तुमको कुर्सी से निकालना और हम कुर्सी में बैठना। ये अवसरवादिता है। आज की स्थिति में, भारत में स्थिति है कि भारत में सरकार जो भी करती है, अच्छा करती है, गलत करती, अच्छा करती है या कम अच्छा करती है, प्रत्येक कार्यों का राजनीतिक दल, विरोधी दल विरोध करते हैं। एक एक चीज का विरोध करते हैं। सरकार देखो अच्छा भी काम करती है तो उसमें मीन मेक निकालते हैं, सरकार को काम करने नहीं देते। क्यों? सत्ता लोलुपता है। राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन, सत्ता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय हितों का उल्लंघन करने से भी ये लोग नहीं चूकते हैं। भारत के संदर्भ में 100% सही है। दिखावा करेंगे राष्ट्रीय हितों के, लेकिन राष्ट्र के विरुद्ध काम करेंगे। और पारिवारिक दल, भारत के संदर्भ में पारिवारिक दल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में ऐसे आपको 10 राजनीतिक दल मिल जाएंगे जो एक परिवार चलाता है। उस परिवार के लोग ही उसका मुखिया जीवन भर बने रहते हैं। उनके बाद उनका ही उत्तराधिकारी, पद का भी उत्तराधिकारी हो जाता है। भारत में ऐसे आपको सैकड़ों दल मिलेंगे जहां पारिवारिकता प्राथमिक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देख लीजिए, इतना गंभीर, इतना पुराना इतिहास है उसका। अभी भले ही खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हों, लेकिन जब तक वो तीनों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये जब तक तीनों हाँ नहीं बोलेंगे तब तक खड़गे जी एक कदम भी नहीं उठा सकते। अपना वर्चस्व, अपना नियंत्रण बनाए रखे हुए हैं। तो
न केवल कांग्रेस, आप तो समाजवादी दल में है, उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, अनेक आपको ऐसे ये तमिलनाडु में डीएमके है। ये तमाम प्रकार से इस प्रकार से भारत में पारिवारिक दलों का निर्माण किया गया है। इसके बाद भ्रष्टाचार के बारे में जो जितना कहा जाए उतना ही कम है। राजनीतिक दल भ्रष्टाचार के स्रोत हैं। कैसे भ्रष्टाचार करते हैं? अधिकारियों को, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, अधिकारियों से पैसा लेते हैं, ठेकेदारों से पैसा लेते हैं, सभी लोगों से पैसा लेते हैं, बिना पैसे के काम नहीं करते, और पैसे नहीं देंगे तो उनके विरुद्ध आंदोलन करके शिकायत करेंगे, ब्लैकमेल करते हैं। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा आधार राजनीतिक दल है। भ्रष्टाचार की जड़ है राजनीतिक दल। और आखिरी है पूंजीवाद का बोलबाला। खास करके आज की तारीख में जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो भी व्यक्ति राजनीति में भाग लेना चाहता है, केवल पूंजी के बल पर भाग लेता है। भारत में हजारों लोग चुनाव लड़ते हैं। क्या आपने कभी देखा या सुना कि कोई एक सामान्य व्यक्ति, एक साधारण पूंजी वाला व्यक्ति किसी पद पर निर्वाचित हो पाया? बिल्कुल नहीं। जो करोड़पति होता है, भारत में तो लखपति तो बहुत खत्म हो गया, वही व्यक्ति करोड़पति बनता है जो व्यक्ति राजनीतिक दल के अधीन रह करके काम करता है, या ऐसे करोड़पति व्यक्ति राजनीतिक दल में जाकर के कुछ पद प्राप्त करते हैं। पैसे का सब तरफ बोलबाला हो गया है। गरीब लोगों की राजनीति अब नहीं रही, केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों की राजनीति हो गई है। यह है राजनीतिक दल। जहां तक निष्कर्ष का प्रश्न है, राजनीतिक दलों का होना प्रत्येक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। बिना राजनीतिक दलों के न तो सरकार का निर्माण हो सकता है, न सरकार का संचालन हो सकता है, न जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण हो सकता है, न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है। इसलिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। भले ही इसमें अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, इन बुराइयों को दूर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। आपको धन्यवाद।